2070 तक भारत सरकार के द्वारा एक लक्ष्य रखा गया है कि देश को शून्य कार्बन उत्सर्जक राष्ट्र के तौर पर परिवर्तित करना है। लेकिन यह कैसे संभव होगा? इसके लिए लगातार देखा जाए तो नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा को लेकर के सरकार निवेश कर रही है। अब इसी में एक नई राष्ट्रीय नीति जो भारत में पहली बार लागू होने जा रही है, राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति को लेकर के सरकार ने घोषणा की है, जिसके माध्यम से आगे चल करके शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में इसके रोल को यहां पर डिफाइन किया गया है। आखिर क्या है यह राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति, क्या क्या इसके अंतर्गत प्रावधान है, किस तरीके से इसमें फायदा होने वाला है, सरकार की यह नीति किस तरीके से कब तक लागू होगी और भारत का जो ये लक्ष्य है इसे कैसे प्राप्त करने में हेल्प करेगी, इसको आपको समझाते हैं। सबसे पहली चीज देखिए, जो राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति है ये यहां पर लॉन्च किसने की है? तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। नीति यहां पे ध्यान रखिएगा भूतापीय ऊर्जा को लेकर के है और ये पहली राष्ट्रीय नीति है, इसलिए इसको और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी यहां पे पूछा जा सकता है। अब यहां पे देखिए, यह नीति जो है भूतापीय ऊर्जा को देश के नवीकरणीय ऊर्जा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बना देती है। 2070 तक भारत का जो लक्ष्य है कि शून्य उत्सर्जन के महत्वाकांक्षी स्थिति को प्राप्त करना है। अब इसके लिए एक मैप भी जारी किया गया है। ये मैप आप जो यहां पर देख रहे हैं इसको भी समझ लीजिए। ये कैसा मैप है? तो यहां पे देखिए जियोथर्मल प्रोविंस ऑफ इंडिया, यानी कि ऐसे क्षेत्रों को इसमें दर्शाया गया है जहां पे आपको जियोथर्मल यानी कि भूतापीय ऊर्जा के आपके बड़े केंद्रों के तौर पर, तो उसको भी ध्यान रखना है। इसको देख लेते हैं एक बार एक एक करके कौन कौन से एरिया को डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये है आपका नॉर्थ हिमालय से लेकर के यहां पे नॉर्थ ईस्ट हिमालय जो है सेक्टर पूरा का पूरा है। इसमें सिक्किम वाला जो एरिया आता है, अरुणाचल का हिस्सा है, आपका हिमाचल प्रदेश है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है और साथ ही साथ आपका उत्तराखंड है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो मिडिल पार्ट है भारत का, यहां पर भी आप देखें तो पश्चिम बंगाल से होकर के मध्य प्रदेश आपका महाराष्ट्र तक होते हुए आपके पूरा जो रीजन यहां पर इसमें छत्तीसगढ़ का, उस रीजन में भी आपको काफी बड़ा सेक्टर आपको दिखाई देता है। इसके अलावा राजस्थान के बॉर्डर के आसपास आपके एरिया को भी देखें तो इसमें भी आपको मिलता है जो जियोथर्मल सेक्टर है। इसके अलावा पूरे के पूरे यहां पे देखा जाए तो पश्चिमी घाट का कुछ एरिया इसमें आपको आता है जो गुजरात से लेकर महाराष्ट्र और गोवा तक का फैला हुआ एरिया है। यहां पर हम देखते हैं एक एरिया छोटे छोटे जो हैं जो आपके पूर्वी घाट के रीजन में है और अंडमान निकोबार में तो ये जो सेक्टर है आपको इसमें ज्यादा देखने को मिलता है। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो आपको जियोथर्मल एरिया है और कुछ छोटे छोटे यहां पे देखेंगे चिन्ह भी बनाए गए हैं कि जो मेन हब के तौर पर या पर्टिकुलर यहां पर ऐसे क्षेत्र जहां पर ज्यादा जो जियोथर्मल पावर आपको देखने को मिलती है। जियोथर्मल देखा जाए जमीन के नीचे होती है, भूतापीय ऊर्जा इसको हम कहते हैं, जमीन के नीचे गर्म यहां पर ऊर्जा जिसको यहां पर आप एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए, कैसे प्राप्त किया जाएगा, इसका यूज कैसे किया जाएगा उसको समझाते हैं। तो ये मैप को भी ध्यान रखना है किन किन सेक्टर में किस किस तरीके से यहां पर इसका फैलाव है। अब देखिए इसको समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर भूतापीय ऊर्जा का मतलब क्या होता है। तो भू का मतलब होता है आपका पृथ्वी और तापी का मतलब होता है ऊष्मा, यानी कि भू ऊष्मा को प्राप्त करना है भूतापीय ऊर्जा के अंतर्गत। और ये होता कहां है? तो विभिन्न गहराइयों में, यानी कि पृथ्वी के अंदर जमीन के नीचे जो होता है विभिन्न गहराइयों में स्थित गर्म पानी और भाप के प्राकृतिक या मानव निर्मित भंडारों को हम यहां पर भूतापीय ऊर्जा केंद्र कहते हैं। इसको हम प्राप्त कैसे करते हैं? तो कुओं की खुदाई करते हैं, कुएं बनाते हैं और कुओं की खुदाई करके इस ऊष्मा का उपयोग बिजली उत्पादन, हीटिंग, कूलिंग और अन्य अनुप्रयोगों के लिए करते हैं। एक इमेज के माध्यम से थोड़ा सा आपको आराम से इसको समझाते हैं। ये देखिए, इस इमेज को ध्यान दीजिएगा, इसमें पूरी प्रक्रिया को समझाया गया है, ठीक है। ये एरिया यहां पर देखा जाए तो ये हॉट वाटर है, ये पूरा का पूरा, ठीक है। ये सेक्टर है जमीन के नीचे का एरिया है जहां पर आपको देखा हॉट वाटर है। अब इसको ऊपर लाना है और एनर्जी के रूप में आपको कन्वर्ट करना है। इसके लिए क्या किया गया? एक कुआं यहां पर आप देखा जाए ओपन किया गया, बनाया गया और यहां से जो गर्म पानी है उसको ऊपर लाया गया और एक स्टीम के माध्यम से देखा जाए तो टरबाइन को चलाया गया और इस टरबाइन को फिर यहां पर देखा तो जो जनरेटर है वो कन्वर्ट करता है आपको ऊर्जा के रूप में और फिर यहां पर देखा जाए तो आपको इलेक्ट्रिसिटी जो आपके खंबे इत्यादि हैं तो उनके माध्यम से आपको विभिन्न क्षेत्रों में इसकी सप्लाई की जाती है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां पे जो हॉट वाटर को निकाला जा रहा है उसकी जगह पे आपको कूलिंग वाटर यहां पे डाला भी जाता है, यानी कि इंजेक्ट भी किया जाता है कि दोनों तरह के, यानी कि गैप ना होने पाए, गड्ढे ना होने पाए, अब आगे चल करके ऐसा ना हो कि अचानक से जमीन धंस जाए। तो इस चीज को बनाए रखने के लिए यहाँ पे हॉट वाटर को निकाल लिया जाता है एक कुएं से और दूसरे से यहाँ पर इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है, तो इस तरीके से इसको बैलेंस भी किया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया ही आपको जियोथर्मल पावर प्लांट ऐसे ही जमीन के ऊपर आपको बन जाते हैं और उसके माध्यम से ऊर्जा आपको कन्वर्ट करके
यूज की जाती है और उसको ट्रांसफर किया जाता है। अब चलिए इस नीति के बारे में आपको बताते हैं। इस नीति की मान्यता और दायरे क्या है। तो सबसे पहली चीज देखिए कि 381, कितने, 381 गर्म झरने और 10 संभावित प्रांतों की पहचान की गई है भूतापी ऊर्जा के लिए भारत में। दूसरा, उच्च एंथैल्पी जो है यानी कि बिजली और निम्न मध्यम एंथैल्पी यानी कि हीटिंग, कूलिंग, कृषि, उद्योग उपयोगों का यहां पर समर्थन करता है, यानी कि दोनों तरीके का आपको बिजली भी उत्पादन किया जाएगा और उसके साथ साथ देखा जाए तो हीटिंग कूलिंग भी करनी है, कहीं गर्म करना है, ठंडा करना है, कृषि के लिए यहां पर ऊर्जा प्रोवाइड करानी है, उद्योगों के लिए तो उसका भी काम यहां पर किया जाएगा। भूतापीय ऊर्जा के लिए हाइब्रिड प्रणालियों, भंडारण, तेल और गैस के कुओं का पुनः प्रयोजन किया जाएगा। साथ ही देखा जाए तो अंतिम उपयोग के लिए इसे संसाधन मूल्यांकन के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। इसका लगातार मूल्यांकन भी शामिल है ताकि इसका उपयोग किस तरीके से लंबे समय के लिए कर सकते हैं। इस नीति की संदर्भ में दो और पहलुओं को ध्यान रखना है। पहला, कितनी स्थिरता है इसमें, स्टेबिलिटी कितनी है इसमें। तो संवेदनशील क्षेत्रों को देखा है तो सुरक्षित और पुनः इंजेक्शन नियमों का अनुपालन और हितधारक परामर्श को सुनिश्चित करना है। जैसे हमने देखा कि ऐसे क्षेत्र जहां पर समस्या हो सकती है भूस्खलन इत्यादि को लेकर के स्थिति है, पहाड़ी एरिया है जहां पर हम देखते हैं खासकर हिमालय जो एरिया हमने देखा वहां पे वैसे भी समस्या होती रहती है और वहां से अगर आपने ऐसा पानी इत्यादि निकाल लिया तो वहां पे और भी स्थिति खराब हो सकती है, हिमस्खलन भूस्खलन की समस्या हो सकती है। तो वहां पे क्या हमने देखा कि पानी भी इंजेक्ट किया जा रहा था, वो भी कूलिंग वाटर। इसके अलावा राज्य नोडल जो एजेंसियां हैं उनके माध्यम से एकल खिड़की मंजूरी प्रदान की जाएगी ताकि ये तेजी से इस पर काम किया जा सके। जो भी सेक्टर डिफाइन किए गए हैं, खोजे गए हैं, वहां पर आपको जियोथर्मल पावर प्लांट लग सके। विकास कैसे है, इसके लिए वित्त पोषण कैसे प्राप्त होगा। तो 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। घरेलू नवाचार, तेल गैस सहयोग को इससे बढ़ावा मिलेगा। 100% एफडीआई का मतलब है कि आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में सरकार के द्वारा 100% विदेशी यहां पे निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार का यहां पे न तो कोई इन्वेस्टमेंट है या ना ही कोई रोक टोक है। अगर $1000 है, $1,00,000 है, कितना भी लगना है वहां का पूरा पूरा विदेशी निवेश के तौर पर इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। इसके अलावा जोखिम साझाकरण, रियायती ऋण, व्यवहार्यता, अंतर वित्त पोषण, ग्रीन बॉन्ड, फीड इन टैरिफ, मिश्रित वित्त प्रदान करता है। यानी कि एफडीआई के साथ साथ कई अन्य तरीके से भी यहां पर इसमें इन्वेस्टमेंट के तरीके खोजे गए हैं जिसमें आपको रियायती ऋण भी लिया जा सकता है बैंकों इत्यादि से, सरकार के माध्यम से उस परियोजना को यहां पर हेल्प करने के लिए बैंक या आरबीआई के नियमों के माध्यम से लाया जा सकता है। कुछ बॉन्ड उसके लिए जारी किए जाते हैं, ग्रीन बॉन्ड जैसे जारी कर दिया गया उसके नाम पर, और उसके माध्यम से आप इन्वेस्टमेंट लेकर आ सकते हैं। फीड इन टैरिफ के माध्यम से यहां पर कुछ ना कुछ आपको छूट इत्यादि जो होती है सरकार की तरफ से मिल जाती है। तो कई अलग अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय सुरक्षा को यहां पर सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा कर, जीएसटी छूट, कर अवकाश और त्वरित मूल्यह्रास और संपत्ति कर का राहत भी प्रस्ताव में है। यानी कि सरकार खुद इस पर अपनी तरफ से जो भी सहायता है वो टैक्स इत्यादि से छूट हर तरीके से प्रोवाइड कराने का काम करेगी। ये मोस्टली अगर हम देखें तो एक तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर को इसमें निवेश करने के लिए आकर्षित करना है और साथ ही सरकार का कोई यहां पर पैसा नहीं लगता है, नए पावर प्लांट लग जाते हैं, ऊर्जा की सप्लाई हो जाती है और साथ ही साथ यहां पर आपको सरकार पर कोई अतिरिक्त बोझ भी वित्तीय नहीं आता है। अब एक चीज और यहां पे समझिएगा, सहयोग एवं क्षमता निर्माण के दृष्टिकोण से भारत सरकार ने इस नीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और साथ ही साथ देखा जाए तो सहपाठी शिक्षा को बढ़ावा दिया है। एक तरीके से रिसर्च और डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है कि आप इस ऐसे क्षेत्रों में किस तरीके से काम करेंगे। जो भी भूतापी ऊर्जा को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश काम कर रहे हैं, जिनको कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकल वे में अगर हम देखें, जिनको ज्यादा यहां पर अनुभव है, जो बेहतर है तकनीकी स्तर पर, तो उनके साथ मिलकर के इस पर काम करेंगे। साइटें, पट्टे और डेटा अवसंरचना कैसी रहेगी इस योजना के तहत। तो सबसे पहले तो अन्वेषण जो पट्टे दिए जाएंगे सरकार की तरफ से किसी भी क्षेत्र में, जो भी यहां पर आपको देखा हमने, 3 से 5 वर्ष के लिए दिए जाएंगे। विकास पट्टे जो दिए जाएंगे वो रियायती भूमि पर करीब से कब 30 वर्ष के लिए दिया जाएगा, जहां पर आप कोई भी इंडस्ट्री, सबसे पहले तो कोई खोज की जाएगी, खोज के लिए आपको 3 से 5 साल का समय दिया जाएगा। अन्वेषण करिए, मान लीजिए, क्योंकि समय लगता है हर एक जमीन को खोजना, कहां पर कैसी है, कितना एरिया है, कितना भंडारण है। उसके बाद जब आप खोज लेते हैं तो फिर उसमें आपको प्लांट लगाना है उसकी एनर्जी को, तो उसके लिए यहां पर देखा तो विकास पट्टे उसके लिए दिए जाते हैं। तो आप इंडस्ट्री डेवलप करते हैं वहां पर, और इंडस्ट्री क्योंकि बनाने पूरी तरीके से टेक्नोलॉजिकल स्तर पे और साथ ही साथ मशीनरी इत्यादि के माध्यम से समय लगता है, तो वहां पर उसके लिए कितना समय दिया गया है, 30 वर्ष। और वो भी जो भूमि वहां पर है जहां पर ये खोजा जाएगा, रियायती ऋण के तौर पर, यानी कि सस्ते दामों पर आपको जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।
अनिवार्य डेटा प्रस्तुति के साथ एक केंद्रीकृत भूतापी डेटा भंडारण जो है वो भी आपको इसमें स्थापित किया जाएगा। तो एक तरीके से भारत सरकार की ये भूतापी जो ऊर्जा नीति है वो देश में जियोथर्मल पावर प्लांट को ज्यादा तेजी से विकसित करने, भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से लाया गया है। और वर्तमान समय में ये यहाँ पे शुरुआती स्तर पर है। अब देखना ये होगा कि इसमें कितनी तेजी से निवेश प्रक्रिया शुरू होती है, किन क्षेत्रों में इसकी खोज होती है, और अगर ऐसा होता है तो एक तो रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। दूसरा जो होता है एक नवीकरणीय ऊर्जा के दृष्टिकोण से हम जो कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं उस तरह की हमें कार्बन उत्सर्जन में गिरावट आएगी। तीसरा, क्योंकि हमें पावर सप्लाई ज्यादा जरूरत है देश के विकास को लिए, तो यहां पर पावर सप्लाई हमारी बढ़ेगी। और वो पावर सप्लाई जो होती है विभिन्न सेक्टर, चाहे उद्योग हो या फिर स्कूल कॉलेजेस हो या फिर आपको अन्य तरीके के यहाँ पे एमएसएमई सेक्टर हो, गांव हो, शहर हो, सबको रोशन करने के लिए आपको बिजली चाहिए सभी प्रकार के कामों के लिए, तो वो भी हमें यहाँ पर ज्यादा तेजी से मिलेगी। तो ये सारी चीजें जो होंगी इस नीति के तहत यहाँ पर संभव हो पाएंगी।